नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 1 नवंबर 2025 और आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स। और हाँ, बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम हर रोज लेके आते हैं आपके क्विक एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा समझौते के बारे में, जो दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए एक नए डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क पर साइन किए हैं। यह समझौता उनकी पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करता है। अच्छा, तो ये जो फ्रेमवर्क है इस पर हाल ही में कुआलालंपुर में दस्तखत हुए हैं। देखिए, ये समझौता अगले दशक के लिए दोनों देशों के मिलिट्री कॉपरेशन की नींव रखता है। और ये सिर्फ कोई रूटीन रिन्यूअल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी है जो इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस को एक नया आकार दे सकती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर इसके मेन पिलर्स क्या हैं। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। दूसरा, दोनों देशों के बीच डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लेन देन को और तेज करना। तीसरा है इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना। और चौथा, एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बनाए रखना। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं है। ये दशकों से बन रहे एक रिश्ते का अगला पड़ाव है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना बड़ा है और उनके इंटरेस्ट कितने मिल रहे हैं, खासकर जब बात इंडो पैसिफिक की सुरक्षा की आती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का एक बयान देखते हैं। वो कहते हैं कि ये फ्रेमवर्क एक फ्री, ओपन और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि एक कॉमन स्ट्रैटेजिक विजन है। अगर हम इस पूरी पार्टनरशिप की जर्नी को देखें तो कहानी शुरू होती है 2005 से। फिर 2015 में इसे पहली बार रिन्यू किया गया, लेकिन असली गेम चेंजर था साल 2016, जब अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का एक यूनिक स्टेटस दिया। और आज का ये समझौता इस रिश्ते को और भी पक्का कर रहा है। तो सवाल यह है कि इन सब के पीछे असली वजह क्या है। एक शब्द में कहें तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, खासकर इंडो पैसिफिक को लेकर, काफी हद तक एक जैसे होते जा रहे हैं। दोनों ही एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो नियमों पर चले, ना कि किसी एक देश की दादागिरी पर। अच्छा, इस पूरी डिबेट में ना कुछ भारी भरकम शब्द बार बार सामने आते हैं, जैसे मेजर डिफेंस पार्टनर या इंटरऑपरेबिलिटी। चलिए फटाफट इनका मतलब समझ लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो मेजर डिफेंस पार्टनर अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया एक बहुत ही खास दर्जा है। ये भारत को उन गिने चुने देशों में शामिल करता है जिन्हें अमेरिका अपनी सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है, और वो भी बिना किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस के। इसी तरह इंडो पैसिफिक सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके सेंटर में है समुद्री व्यापार की आज़ादी और एक ऐसी व्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर चले। और इंटरऑपरेबिलिटी सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम को समझते हुए कितनी आसानी से साथ मिलकर काम कर सकती हैं। ये जॉइंट ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ चुके हैं तो आते हैं असली मुद्दे पर। इस पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं और इसमें छुपे हुए रिस्क क्या हैं? क्योंकि देखिए, हर बड़ी साझेदारी की तरह इसके भी 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। पिछले कुछ सालों में ना इंडिया की डिफेंस शॉपिंग लिस्ट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। जहां पहले हम रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, वहीं अब अमेरिका एक बड़े सप्लायर के तौर पर सामने आया है। आपको अंदाजा है, हाल के कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से $20 बिलियन से भी ज्यादा के रक्षा उपकरण खरीदे हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी कितना गहरा हो चुका है। और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। असल में जो चीजें खरीदी गई हैं वो गेम चेंजर हैं, जैसे C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपाचे और चिनूक जैसे खतरनाक हेलीकॉप्टर, और P-8I पोसाइडन जैसे समुद्री निगरानी विमान। ये सब अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहां आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये पार्टनरशिप कह सकते हैं एक 2-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इससे आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिल सकता है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल रही है और हमारी डिफेंस की तैयारी मजबूत हो रही है।
लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका पर निर्भरता बढ़ने का खतरा है। हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी कम हो सकती है और CATSA जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों का भी डर बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन फायदों और खतरों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इस पार्टनरशिप को सफल बनाने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ ठोस कदम उठाने की सलाह देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें सिर्फ खरीदने पर नहीं बल्कि मिलकर रिसर्च करने और बनाने पर जोर देना होगा। अपनी स्ट्रैटेजिक आज़ादी बनाए रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहे। समझौते को लागू करने के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाना होगा और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को और भी बढ़ाना होगा। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट्स रीजन में स्थिरता लाने के लिए ज़रूरी है, या फिर ये अनजाने में एक नए हथियारों की दौड़ को जन्म दे रहे हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। राजामंदी, न्याय और कानून, ये शब्द सुनने में तो अलग अलग लगते हैं, पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी दो बिल्कुल अलग कानूनी नज़रियों से, और देखेंगे कि आखिर न्याय का पलड़ा किसकी तरफ भारी है। तो हमारा आज का मुद्दा है रजामंदी और न्याय। और देखिए, ये सिर्फ वकीलों या जजों की बहस का टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के, कह सकते हैं कि, नींव से जुड़ा है। तो सीधा इस बहस के दिल में उतरते हैं। जब बात यौन हिंसा की आती है तो कानून को असल में देखना क्या चाहिए? क्या उसे जबरदस्ती के सबूत ढूंढने चाहिए या फिर रजामंदी की कमी पर फोकस करना चाहिए? और ये सिर्फ कोई टेक्निकल कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा फिलोसॉफिकल सवाल है जिस पर हमारी पूरी चर्चा टिकी हुई है। अब इस ग्लोबल डिबेट को ठीक से समझने के लिए क्यों ना पहले अपने देश की ज़मीनी हकीकत को देख लिया जाए। चलिए कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है, 27 से 28%, बस इतना। ये 2018 से 2022 के बीच भारत में रेप के मामलों में सजा की दर थी। मतलब सीधा सीधा हिसाब है कि रिपोर्ट हुए हर 4 केस में से 3 में आरोपी छूट गए। आप सोचिए, ये आंकड़ा हमारे जस्टिस सिस्टम की कितनी बड़ी, एक तरह से कहें तो, नाकामी दिखाता है। तो सवाल उठता है कि भाई सजा की दर इतनी कम है क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं, कई परतें हैं। एक तो समाज में विक्टिम को ही ब्लेम करने की सोच, फिर पुलिस के लेवल पर संवेदनहीनता और लापरवाही, ऊपर से अदालतों में सालों साल चलने वाले केस जो इंसान को तोड़ देते हैं, और हाँ, सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम की भारी कमी। ये सब चीज़ें मिलकर आप समझिए न्याय के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती हैं। अच्छा, अब जरा भारत से बाहर नजर डालते हैं। फ्रांस में हाल ही में एक बहुत ही लैंडमार्क कानून पास हुआ है, और ये कानून इस पूरे मुद्दे पर दुनिया भर में सोच बदलने का एक बड़ा संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग मॉडल्स की टक्कर है। एक तरफ है पुराना नो मीन्स नो वाला मॉडल। इसमें सारा का सारा बोझ सर्वाइवर पर होता है कि वो साबित करे कि उसके साथ जबरदस्ती हुई। अगर वो किसी वजह से फिजिकली लड़ नहीं पाई तो अक्सर मान लिया जाता है कि सहमति थी। लेकिन दूसरी तरफ है फ्रांस का नया येस मीन्स येस मॉडल, और ये पूरी सोच को ही पलट देता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ना बोला गया था या नहीं, सवाल ये है कि क्या साफ साफ हाँ बोला गया था। अब देखिए, सबूत का बोझ आरोपी पर आ गया है कि वो साबित करे कि उसे सहमति मिली थी। और ये जो येस मीन्स येस वाला मॉडल है ना, ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर खड़ा है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी। आसान भाषा में कहें तो हर इंसान का अपने शरीर पर, अपने सेक्सुअल चॉइसेस पर पूरा पूरा हक। और यही सिद्धांत, यही एक कंसेंट बेस्ड लीगल सिस्टम की असली बुनियाद है। तो दुनिया भर में हो रहे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए चलिए अब वापस भारत आते हैं और अपने नई कानूनी कोड यानी भारतीय न्याय संहिता को देखते हैं। ये इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। देखिए, भारत के कानूनों में भी वक्त के साथ बदलाव तो हुए हैं। 2013 से पहले रेप की परिभाषा काफी सीमित थी। फिर 2012 में निर्भया केस हुआ, जिसके बाद पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इसी का नतीजा था 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिसने यौन हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया। और अब 2023 में भारतीय न्याय संहिता या BNS ने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी आलोचना सामने आती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि BNS आज भी क्रिमिनल फोर्स या जबरदस्ती पर ही अटका हुआ है।
मतलब नए कानून के बावजूद फोकस अभी भी जबरदस्ती पर है, सहमति पर नहीं। और ऐसा करके बीएनएस ने सेक्सुअल ऑटोनॉमी को कानून का सेंटर पॉइंट बनाने का एक बहुत बड़ा मौका, कह सकते हैं कि, खो दिया है। तो फिर सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ सहमति पर आधारित हो? तो इसके लिए 4 जरूरी कदम सुझाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कानूनी सुधार। एक ऐसा फ्रेमवर्क अपनाना जो पूरी तरह से सहमति और सेक्सुअल ऑटोनॉमी पर टिका हो। दूसरा, पुलिस और जुडिशरी के लिए कंपल्सरी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ताकि वे हमदर्दी से काम कर सकें। तीसरा कदम है सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना, मतलब वन स्टॉप सेंटर्स में ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर में इन्वेस्ट करना। और आखिर में चौथा कदम, समाज के लेवल पर काम करना, ऐसे जागरूकता अभियान चलाना जो पितृसत्ता वाली सोच की जड़ों को ही खत्म करें। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि हम एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जहां सहमति सिर्फ कानून की किताब में लिखा एक शब्द ना हो, बल्कि हमारे न्याय की, हमारे रिश्तों की बुनियाद हो। और इस सवाल पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा अगला टॉपिक है भारत का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य। एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। और ये नंबर है $30 ट्रिलियन। जी हाँ, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये वो आंकड़ा है जिसे भारत अगले 20 से 25 सालों में पाना चाहता है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड प्रोजेक्शन है, पर सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? और उससे भी जरूरी बात, इसका असल में मतलब क्या है? तो बस यहीं से हम अपनी पूरी बात शुरू करेंगे कि ये नंबर हकीकत कैसे बन सकता है और इस बड़ी सी हेडलाइन के पीछे की असली कहानी क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये आया कहाँ से, इसके पीछे का गणित क्या है। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्शन है ना, इसकी नींव भारत के पिछले 25 साल के तगड़े ग्रोथ पर टिकी है। अगर 1998-99 से 2023-24 तक का डेटा देखें, तो हमारा नॉमिनल डॉलर जीडीपी हर साल औसतन 9.6% की दर से बढ़ा है। इसे CAGR कहते हैं। आज हम करीब 3.9 ट्रिलियन पर हैं और लक्ष्य है 2050-51 तक 30 ट्रिलियन तक पहुंचना। अच्छा, इस लक्ष्य को समझने के लिए पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी, ये होता क्या है? सीधी भाषा में ये देश में बनने वाली सारी चीज़ों और सेवाओं की कुल वैल्यू है आज की कीमतों पर। इसमें महंगाई मतलब इन्फ्लेशन शामिल होता है। और दुनिया भर के देश जब अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं तो इसी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ठीक उलट एक और चीज़ होती है, रियल जीडीपी। ये थोड़ा अलग है। ये एक बेस ईयर की कीमतों पर ग्रोथ को नापता है, मतलब इसमें से महंगाई का असर हटा दिया जाता है। तो इससे हमें देश की असली ग्रोथ की, मतलब असल में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, उसकी एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। और इसी वजह से ये लोगों की भलाई या वेलबीइंग को नापने का बेहतर तरीका माना जाता है। तो अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है नॉमिनल जीडीपी, जो दुनिया को बताता है कि हमारी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है, और दूसरी तरफ है रियल जीडीपी, जो ये बताता है कि असल में जमीन पर लोगों की जिंदगी में कितना सुधार हो रहा है। एक आपको साइज बताता है, दूसरा सब्सटेंस। तो ये जो 30 ट्रिलियन का आंकड़ा है, ये कोई जादू की छड़ी से नहीं आएगा। ये 3 जरूरी बातों पर टिका है, और इन तीनों का अगले 20-25 साल तक टिके रहना जरूरी है। पहला, हमें हर साल 6.7% की रियल जीडीपी ग्रोथ बनाए रखनी होगी। दूसरा, ये मानना होगा कि अमेरिका में डॉलर इन्फ्लेशन करीब 3% रहेगा। और तीसरा, रुपए की कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई गणित की बात, पर अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, इकोनॉमी का साइज बड़ा होना एक बात है, लेकिन उस बड़े केक में से हर किसी के हिस्से में कितना बड़ा टुकड़ा आ रहा है, ये सवाल ज्यादा मायने रखता है। और ये बात इस बहस के बिल्कुल बीच में आती है कि क्या एक बड़ी इकोनॉमी का मतलब हमेशा एक अमीर देश होता है? अगर हम सिर्फ जीडीपी के साइज पर ही फोकस करते रहे, तो हम उस बड़ी प्रॉब्लम को अनदेखा कर सकते हैं, जो है कम प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। ये जो तस्वीर है, ये इसी बड़े अंतर को दिखाती है। एक तरफ तो हमारा लक्ष्य है $30 ट्रिलियन की एक विशाल अर्थव्यवस्था बनने का, पर दूसरी तरफ जब हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, तो वो विकसित देशों के मुकाबले अब भी काफी पीछे रह जाएगी। तो ये पर कैपिटा इनकम है क्या?
सीधी सी बात है, ये देश के हर व्यक्ति की औसत आय है। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा आम लोगों की जिंदगी में पहुंच रहा है या नहीं। इसी से पता चलता है कि देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब जाहिर है, इस सपने तक पहुंचने का रास्ता फूलों से भरा नहीं होगा। ये कोई सीधी सड़क नहीं है। रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं, कई मुश्किलें हैं जिन्हें भारत को पार करना ही होगा। ये चुनौतियां छोटी नहीं हैं। जरा सोचिए, 25 साल तक लगातार करीब 7% की रियल ग्रोथ बनाए रखना, ये सुनिश्चित करना कि ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले, दुनिया के बाजार में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, रुपए की कीमत को संभालना और इन सब के ऊपर लगातार बड़े ढांचागत सुधार करते रहना। और यहीं पर जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ 30 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुंचने के लिए शायद रुपए को थोड़ा कमजोर रखना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ जब इकॉनमी तेजी से बढ़ती है तो बाहर से पैसा आता है, जिससे रुपया और मजबूत हो जाता है। ये एक तरह की रस्साकशी है और इसे मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ 30 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा ही सब कुछ नहीं है, तो फिर हमारा असली फोकस किस चीज पर होना चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि हमें अब सिर्फ एक हेडलाइन नंबर के पीछे भागने के बजाय ग्रोथ की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, ऐसी ग्रोथ जो इंक्लूसिव हो, जिसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचे। मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में बड़े सुधार करने होंगे, हमें हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स पर जोर देना होगा और देश में एक स्थिर आर्थिक माहौल बनाए रखना होगा। तो आखिर में बात यह है कि 30 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा एक जरूरी पड़ाव है, एक मील का पत्थर है, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है। असली मंजिल तो है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन हो। तो हम इसी आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या 30 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इकोनॉमी एक सच्चा बदलाव लाएगी या सिर्फ एक बड़ा नंबर बनकर रह जाएगी? क्योंकि आखिर में हम मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, वो रास्ता मंजिल पर लिखे नंबर से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारा अगला टॉपिक एक ऐसे विषय पर है जो आज दुनिया के भविष्य और उसमें भारत की भूमिका को तय कर रहा है। देखिए, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है और भारत के सामने एक बहुत बड़ा चुनाव है। तो चलिए समझते हैं कि दो सुपर पावर्स की इस दुनिया में भारत अपनी राह कैसे बना रहा है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या वाकई आज की दुनिया पर सिर्फ दो देशों का राज है? ये सवाल हमें सीधे उस हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। और वो हकीकत है दो महाशक्तियों का बढ़ता हुआ दबदबा। ये वो ताकतें हैं जो ग्लोबल स्टेज पर हर समीकरण को, हर रिश्ते को बदल रही हैं। इस नई रियलिटी को समझने के लिए एक नया शब्द भी गढ़ा गया है। आइए जानते हैं वो क्या है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बाइपोलैरिटी या G2। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ दो देश, अमेरिका और चीन, अपनी जबरदस्त आर्थिक, सैनिक और तकनीकी ताकत के दम पर पूरी दुनिया के लिए खेल के नियम बना रहे हैं। लेकिन रुकिए, आज की ये जो बाइपोलैरिटी है, ये कोल्ड वॉर के दौर से बिल्कुल अलग है। पहले की लड़ाई विचारधारा की थी, जहां दुनिया साफ साफ दो खेमों में बटी थी। आज की लड़ाई इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की है। और मजे की बात यह है कि आज देश एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर भी हैं, जो इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो सवाल उठता है कि इस बदलते हुए ग्लोबल स्टेज पर भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति के लिए इसके क्या मायने हैं? सच तो यह है कि यह हमारे लिए एक नई चुनौती है और शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल भी। देखिए, इस G20 दुनिया में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो ये डर है कि अगर अमेरिका और चीन आपस में कोई डील कर लेते हैं तो भारत कहीं साइडलाइन न हो जाए। दूसरा, चीन को बैलेंस करने वाले एक देश के तौर पर भारत की अहमियत कम हो सकती है। तीसरा, हमारी गहरी आर्थिक निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी बन जाती है। और चौथा, अपनी आजाद विदेश नीति बनाए रखने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर इस आर्थिक चुनौती की गहराई समझनी हो तो बस एक आंकड़ा काफी है। चीन के साथ भारत का सालाना व्यापार घाटा $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। ये कहानी है एक बहुत गहरी निर्भरता की। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई जरूरी खनिजों के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। और यही निर्भरता एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है।
तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को करना क्या चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी चाहिए, असली ताकत का राज आखिर है क्या? अब यहां पर मोटे तौर पर दो रास्ते सामने आते हैं। पहला है एक्सटर्नल बैलेंसिंग, यानी अपने दोस्तों और क्वाड जैसे ग्रुप्स पर भरोसा करना, और दूसरा है इंटरनल बैलेंसिंग, यानी अपनी खुद की अंदरूनी ताकत को मजबूत करना, अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक रास्ता दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करता है और दूसरा अपनी खुद की ताकत बनाता है। और इसी बात को एक कहावत बहुत अच्छे से समझाती है कि दो शक्तियों के कंट्रोल वाली रस्सी पर चलने के लिए आपके अपने हाथ का डंडा मजबूत होना चाहिए। मतलब साफ है, असली ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है। तो बात साफ है, असली ताकत अपनी अंदरूनी मजबूती में ही है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मजबूती को हासिल करने का रास्ता क्या है। इस ताकत को बनाने के लिए एक 4 सूत्रीय प्लान सामने रखा जाता है। पहला कदम देश के अंदर सुधारों पर जोर देना, जैसे कि व्यापार करना आसान बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करना। दूसरा, व्यापार घाटे को ठीक करना और पीएलआई जैसी स्कीमों से जरूरी चीजों में आत्मनिर्भर बनना। तीसरा, सिर्फ 2 देशों पर फोकस ना करके यूरोप, जापान जैसी बाकी ताकतों से भी रिश्ते मजबूत करना। और चौथा, भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स में रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी निवेश करना। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सिर्फ कागजों पर हैं। ये कदम सरकार की बड़ी पहलों में हमें पहले से ही दिख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य यही है। पीएलआई स्कीम्स घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट दे रही हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे युवाओं की ताकत को सही दिशा देने का काम कर रही है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर वर्ल्ड स्टेज पर भारत का भविष्य क्या है। महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, लेकिन ये भी सच है कि आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, लेकिन तीसरे और दूसरे नंबर के देशों के बीच का फासला बहुत बड़ा है। भारत के सामने एक बहुत कठिन काम है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं। क्या सिर्फ अपनी अंदरूनी ताकत के दम पर ही भारत दुनिया में अपनी सही जगह हासिल कर पाएगा? हमारा अगला टॉपिक है, क्या हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पिछले करीब 30 सालों से चली आ रही परमाणु शांति अब खत्म हो सकती है? एक ऐसा खतरा जो दुनिया को एक नई और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ में धकेल सकता है? देखिए, पिछले लगभग 3 दशकों से दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक तरह का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था, एक अनस्पोकन रूल कि कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसी नियम ने वैश्विक सुरक्षा को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शांति का ये नाजुक धागा टूटने वाला है। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया, और अगर ये नियम टूटता है तो इसका पूरी दुनिया पर और खास तौर पर हम पर यानी भारत पर क्या असर होगा? चलिए इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे बहस की शुरुआत, या कह सकते हैं कि इसकी चिंगारी तब भड़की जब अमेरिकी प्रशासन ने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि वो 1992 के बाद यानी लगभग 30 साल बाद पहली बार परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ अमेरिका का तर्क है कि उसे रूस और चीन की बढ़ती परमाणु ताकत का मुकाबला करना है और साथ ही अपने नए वॉरहेड डिजाइन्स को वैलिडेट करने के लिए भी परीक्षण जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में चिंता इस बात को लेकर है कि इससे एक नई और बेकाबू हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे पहला और सीधा असर उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर पड़ेगा जो दशकों से परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती आ रही हैं। आइए देखते हैं कि यह एक कदम पिछले कई दशकों की मेहनत को कैसे कमजोर कर सकता है और पूरी ग्लोबल व्यवस्था को हिला सकता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि दुनिया ने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है। 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आई, जिसने हवा, पानी और अंतरिक्ष में टेस्ट बंद किए। फिर 1992 में अमेरिका ने खुद ही सभी न्यूक्लियर टेस्टिंग रोक दी और फिर 1996 में आई CTBT, जिसका मकसद हर तरह के परमाणु विस्फोट को रोकना था। इतने सालों की मेहनत के बाद अब ये पूरी विरासत ही खतरे में है। अब ये CTBT है क्या? ये एक ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो हर तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर रोक लगाती है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं।
क्यों? क्योंकि भारत का हमेशा से ये मानना रहा है कि ये संधि भेदभावपूर्ण है। और बिल्कुल इसी तरह एक और अहम संधि है एनपीटी, जिसका मकसद परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना है। भारत ने इसे भी भेदभावपूर्ण मानते हुए साइन नहीं किया है, क्योंकि ये संधि कुछ देशों को तो परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है, लेकिन दूसरों पर पाबंदी लगाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध पैदा कर सकता है। देखिए, स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। ऊपर से अमेरिका और रूस के बीच हथियारों को कंट्रोल करने वाली जो आखिरी संधि बची है, न्यू स्टार्ट, वो भी 2026 में खत्म हो रही है। अब सोचिए, ऐसे में अगर एक अमेरिकी टेस्ट होता है तो दुनिया में हथियारों पर कंट्रोल रखने के लिए कोई नियम कानून ही नहीं बचेगा। एक खतरनाक आर्म्स कंट्रोल वैक्यूम बन जाएगा। 1985 में दो सबसे बड़े दुश्मन, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव, एक बात पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा था, एक परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। आज इतने सालों बाद ये बात याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है। हम उसी बुनियादी सिद्धांत को चुनौती दे रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो कुछ भी ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब भारत और हमारे सुरक्षा के माहौल के लिए क्या है? इसको एक खतरनाक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। पहला कदम, अमेरिका टेस्ट करता है। दूसरा, जवाब में चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करता है। तीसरा, अब भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में मजबूरन दोबारा सोचना पड़ता है। और आखिर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो नाजुक सा परमाणु संतुलन बना हुआ है, वो और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। भारत की परमाणु नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन याद कीजिए, 1998 में पोखरण 2 परीक्षण भी बदलते सुरक्षा माहौल के जवाब में ही किए गए थे। तो नई दुविधा ये है कि अगर वैश्विक हालात फिर से बदलते हैं, तो क्या भारत पर अपनी नीति पर फिर से विचार करने का दबाव बन सकता है? तो इस बढ़ते तनाव के बीच क्या स्थिरता बहाल करने और इसे कम करने का कोई रास्ता है? समाधान कूटनीति की दुनिया में ही छिपा है। अमेरिका, रूस और चीन को बातचीत की मेज पर आना होगा। अमेरिका अगर खुद सीटीबीटी की पुष्टि कर दे तो एक बहुत मजबूत संदेश जाएगा, और भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर बिना भेदभाव के निरस्त्रीकरण के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन सकता है। तो अंत में यही सवाल बचता है। एक तरफ दशकों से बनाई गई शांति और स्थिरता की व्यवस्था है, और दूसरी तरफ एक अनिश्चित और खतरनाक भविष्य का खतरा। दुनिया किस रास्ते पर जाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारा अगला टॉपिक है जलवायु संकट। अक्सर इस पर जो बहस होती है ना, वो कुछ ऐसी लगती है जैसे दो टीमें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हैं। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स बहस को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो कहते हैं कि ये सब एक धोखा है, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी से, मतलब तकनीक से, हर मुश्किल का हल निकल आएगा। इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि ये दोनों आइडियाज, जो सुनने में तो बहुत पावरफुल लगते हैं, कैसे असल में अधूरे हैं। हमारा मकसद है क्लाइमेट क्राइसिस के दिल में जो असली मुद्दा छिपा है, उसे सामने लाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकार वाली पोजीशन की। ये वो सोच है जो अक्सर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं से जोड़ी जाती है। प्रताप भानु मेहता का ये कोट इस सोच को बहुत अच्छे से पकड़ता है। मतलब सोर्स का तर्क ये है कि ये जो इनकार है, ये साइंस के बारे में है ही नहीं, ये असल में एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, मुश्किल फैसलों से बचने की, और इससे जो ग्लोबल रिस्क पैदा होते हैं उनको नज़रअंदाज करने की। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है कमज़ोर देशों पर। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, टेक्नोलॉजी का आकर्षण। ये वो आइडिया है जो ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, और इसे बिल गेट्स जैसे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशनिज्म, यानी ये मानना कि टेक्नोलॉजी हर समस्या का समाधान कर सकती है। और देखिए, ये आइडिया आकर्षक क्यों है? क्योंकि ये वादा करता है कि हम नई नई ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बनाकर इस संकट से बाहर निकल सकते हैं, वो भी बिना अपनी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा बदलाव किए या इकोनॉमिक ग्रोथ को रोके बिना। तो इस नजरिए के हिसाब से हम इनोवेशन से, मतलब नए आविष्कारों से इस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन
सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी है? क्या ये सोच हमें असली मुद्दे से भटका तो नहीं रही? तो यहीं पर हम कहानी के तीसरे हिस्से में आते हैं, सिंथेसिस, बाजार की विफलता से परे। सोर्स मटेरियल यही सवाल उठाता है कि क्या टेक्नोलॉजी पर ये जो अंधा भरोसा है, ये हमें बड़ी तस्वीर देखने से रोक रहा है? देखिए, सोल्यूशनिज्म का जो कोर आर्गुमेंट है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में एक मार्केट फेलियर है। मतलब इसका सीधा साधा तर्क ये है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी अभी बस बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर वो सस्ती हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये सोच बहुत गहरे मुद्दों को नज़रअंदाज कर देती है। इन्हें कहते हैं नॉन मार्केट फेलियर्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी नीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या संस्थाओं की नाकामी है जो अच्छे समाधानों को रोक देती हैं, भले ही हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद क्यों ना हो। और यही सबसे ज़रूरी बात है। आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रुकावटें हैं तो तरक्की वहीं रुक जाती है। यहीं पर बात आती है स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स की। ये वो मुश्किल और कड़े फैसले हैं जो समाजों को लेने ही पड़ते हैं, जिन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे टाला नहीं जा सकता। और ये हमें इस विश्लेषण के असली तर्क तक ले आता है कि जलवायु संकट असल में एक पॉलिटिकल फेलियर है। इसके लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। अब देखिए इसका एक जीता जागता उदाहरण। भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन से बनाने का। ये एक शानदार लक्ष्य है और ये दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान ढूंढ रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि आज भी भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता के लिए कोयले पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और यही है वो स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ। मतलब आपको अपनी ग्रीन महत्वाकांक्षाओं और देश की फौरी राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये जो तनाव है ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, खासकर ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बीच। एक तरफ वो देश हैं जो ऐतिहासिक रूप से ज़्यादातर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ वो देश हैं जिन्हें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि आगे का असली रास्ता क्या है? अगर सिर्फ इनकार करना या टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना सही जवाब नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? सोर्स इसके लिए एक ज़्यादा होलिस्टिक यानी एक समग्र अप्रोच सुझाता है। पहला, टेक्नोलॉजी को बड़े सिस्टमिक बदलाव के साथ जोड़ना होगा। दूसरा, क्लाइमेट जस्टिस और फिनांस की मांग करनी होगी। तीसरा, बड़े बड़े वादों के बजाय छोटे और स्थानीय समाधानों पर ध्यान देना होगा। और चौथा, नैतिक नेतृत्व को अपनाना होगा। और आखिर में सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या हमारे अंदर वो राजनीतिक साहस और ईमानदारी है कि हम इन ज़रूरी ट्रेड ऑफ्स, इन समझौतों पर खुलकर बात कर सकें, या फिर हम इनकार या टेक्नोलॉजी की फैंटेसी लैंड में ही छिपे रहेंगे? शायद आगे का रास्ता नई मशीनें बनाने से उतना नहीं जुड़ा है जितना हमारे साझे भविष्य के लिए मुश्किल और सही फैसले लेने वाले नैतिक नेतृत्व को खोजने से जुड़ा है। तो हमारा अगला टॉपिक है यूएस चाइना के बीच चल रही इकोनॉमिक लड़ाई, और इस लड़ाई के नियम वो अब पूरी तरह बदल चुके हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई ट्रेड वॉर नहीं है, ये तो ग्लोबल पावर में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका ने चीन को कमजोर करने के लिए एक जबरदस्त ट्रेड वॉर छेड़ा, पर हुआ क्या? जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? गोल तो सीधा सा था, फैक्ट्रियों को वापस अमेरिका लाना, रीशोरिंग जिसे कहते हैं। लेकिन असल में हुआ क्या? फैक्ट्रीज अमेरिका आने के बजाय वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों में चली गईं। इसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तो मतलब साफ है, यहां खेल कुछ और ही चल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को देखना होगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्वर्जन ऑफ पावर। यह है हमारा पहला क्लू। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अमेरिका अगर दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर है, मतलब सबसे बड़ा मॉल, तो चीन वो दुनिया की सबसे जरूरी फैक्ट्री बन गया है, यानी वर्कशॉप। और जरा इस फैक्ट्री पावर का स्केल तो देखिए, लगभग 85 से 90%। सोचिए, दुनिया भर के रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग चीन कंट्रोल करता है, और ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी तक हर चीज के लिए जरूरी हैं। तो अमेरिका के इस प्रेशर के जवाब में चीन ने क्या किया? उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान तैयार किया।
इस मास्टर प्लान का नाम है ड्यूअल सर्कुलेशन स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली प्लान ये है कि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रोथ का मेन इंजन बनाया जाए। मतलब अपने ही लोगों पर फोकस करो, वो चीज़ें खरीदें, वो नई टेक्नोलॉजी बनाएं और बाहरी दुनिया पर जो डिपेंडेंसी है उसे कम किया जाए। अब इन दो जायंट्स के बीच का ये जो खेल है, ये सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर, इसकी लहरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। और ये असर हम ट्रेड डाइवर्जन में साफ साफ देख सकते हैं। जैसे ही यूएस में चाइनीज सामान पर टैरिफ्स लगे, वो महंगा हो गया, तो कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्शन को मेक्सिको और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट कर दिया। तो इस पूरे खेल में ये देश नए विनर्स बनकर उभरे। लेकिन इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो पुराना सिस्टम था वो अब टूट रहा है, फ्रैगमेंट हो रहा है। अब हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां ट्रेड पॉलिटिक्स से तय हो रहा है, एफिशिएंसी से नहीं। देश अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, जिसे कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल रेफरी के नियमों को तो जैसे सब भूल ही गए हैं। अब भारत जैसे देशों के लिए इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बहुत बड़ा रिस्क भी। मौका है नई मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने का, और रिस्क है इस जियोपॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंस जाने का। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इस सबका ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, क्रूशल पॉइंट ये है कि हमें हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की इस नई सच्चाई को समझना होगा। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी बहुत अच्छी है। सोचिए कि ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत उलझी हुई रस्सी है। अब यूएस के पास कैंची तो है, वो इसे आट सकता है, अ कंज्यूमर कैन कट इट। लेकिन चीन, वो उस रस्सी का कोर थ्रेड बन चुका है जो सब कुछ जोड़े हुए हैं, द फैक्ट्री। अगर रस्सी को काटा तो ये सबके लिए टूट जाएगी। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम दो अलग अलग इकोनॉमिक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? एक जिसे यूएस लीड करेगा और दूसरी जिसे चीन। क्या ये एक ग्रेट इकोनॉमिक डीकपलिंग की शुरुआत है? हमारा अगला टॉपिक है क्लासरूम के अंदर मौजूद एक अदृश्य चुनौती। हम सब ने ये बात तो सुनी ही है और शायद दिल से मानते भी हैं कि भाई शिक्षा ही समाज में बराबरी लाने का सबसे बड़ा जरिया है। एक ऐसा पावरफुल टूल जो किसी के भी बैकग्राउंड को पीछे छोड़कर उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या क्लासरूम के अंदर, जहां हमारे देश का भविष्य गढ़ा जाता है, वाकई सबके लिए मैदान बराबर है? या फिर कुछ ऐसी अनदेखी दीवारें हैं जो इस बराबरी वाले विचार पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं? तो चलिए आज इन्हीं छिपी हुई रुकावटों की पड़ताल करते हैं, क्लासरूम में मौजूद इस भेदभाव या कहिए पूर्वाग्रह को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और इसका स्टूडेंट्स के भविष्य पर क्या और कितना गहरा असर पड़ता है। अच्छा, तो इसमें और गहराई से उतरते हैं। और हाँ, ये बातें सिर्फ किस्से कहानियों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और रिसर्च पर आधारित होंगी। बिहार में हुई एक हालिया स्टडी एक काफी चौंकाने वाली हकीकत हमारे सामने रखती है। इसमें ये पाया गया कि जो टीचर्स तथाकथित ऊंची जातियों से आते हैं, वे अक्सर निचली जातियों और गरीब परिवारों के बच्चों से पढ़ाई लिखाई में कम उम्मीदें रखते हैं। और ये सिर्फ कोई धारणा नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक कड़वा सच है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता कैसे है? कौन सी वो अदृश्य ताकतें हैं जो क्लासरूम के पूरे माहौल पर असर डालती हैं? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा कारण है इन ग्रुप बायस। ये एक तरह की दिमागी फितरत है जिसमें लोग अनजाने में ही उन लोगों का पक्ष लेने लगते हैं जो उनके अपने सोशल, जाति या आर्थिक ग्रुप के होते हैं। मतलब ये जानबूझकर नहीं होता, ये हमारे अवचेतन मन में बिना पता चले काम करता है। और जानते हैं ये इन ग्रुप बायस असल में क्लासरूम में कैसे दिखता है? जब एक टीचर अपने जैसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट को जांचता है, तो हो सकता है कि वो उसे बेहतर नंबर दे, उससे उम्मीदें भी ज्यादा रखे। और वहीं जब स्टूडेंट किसी दूसरे ग्रुप का हो, तो यही उम्मीदें और नंबर दोनों कम हो जाते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से एक और खतरनाक चीज शुरू होती है, जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक टीचर की स्टूडेंट के बारे में जो सोच होती है ना, वही सोच धीरे धीरे उस स्टूडेंट की असल परफॉर्मेंस बन जाती है। ये एक साइकिल की तरह है, एक दुष्चक्र। सोचिए, टीचर ने किसी बच्चे से कम उम्मीद रखी, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट गया और धीरे धीरे वो बच्चा सच में वैसा ही खराब परफॉर्म करने लगता है जैसी उससे उम्मीद की गई थी। इस तरह टीचर की जो नेगेटिव सोच थी वो खुद ही सच साबित हो जाती है।
तो अब सवाल ये है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए क्या कुछ हो भी रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को पहचाना नहीं गया है। इसे ठीक करने के लिए कुछ नीतियां पहले से मौजूद हैं। भारत में पॉलिसी लेवल पर कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि आरक्षण नीति, जिसका एक मकसद टीचिंग प्रोफेशन में डाइवर्सिटी लाना है। फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो बराबरी और निष्पक्ष मूल्यांकन पर काफी जोर देती है। और तो और निष्ठा जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी सबको साथ लेकर चलने वाली पढ़ाई के तरीके सिखाए जाते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, इन नीतियों के होने के बावजूद आगे का रास्ता क्या है और क्या किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि रिसर्च कुछ बहुत ठोस समाधानों की तरफ इशारा करती है। सबसे पहला कदम है टीचर्स के लिए लगातार और अनिवार्य ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो जाति और क्लास को लेकर मन में बैठे पूर्वाग्रहों को दूर करें। दूसरा, एग्जाम कॉपी चेक करने के सिस्टम में बदलाव, जैसे ब्लाइंड ग्रेडिंग शुरू करना, जिसमें चेक करने वाले को यह पता ही ना हो कि कॉपी किस स्टूडेंट की है। तीसरा, टीचिंग प्रोफेशन में और ज्यादा डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। और चौथा, जो स्टूडेंट्स हाशिए पर हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खास काउंसलिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज एक बराबर और न्याय वाला समाज बने, लेकिन अगर शिक्षा की पहली सीढ़ी यानी हमारा क्लासरूम ही निष्पक्ष नहीं होगा, तो क्या एक बराबर समाज का सपना कभी सच में पूरा हो सकता है? ये एक कैसा सवाल है जिस पे हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार। ये एक ऐसी समस्या है जो दुनिया की शांति के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या कोई नया बोर्ड दुनिया में स्थायी शांति ला सकता है? चलिए इस विश्लेषण में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली शांति रक्षक मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जब संकट आता है तो अक्सर एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस समस्या की जड़ें ना इतिहास में छिपी हैं। जरा सोचिए, सिक्योरिटी काउंसिल को एक ऐसे दौर के लिए बनाया गया था जो अब है ही नहीं। इसकी जो बनावट है, जो इसका डिजाइन है, वही इसके आज के संकट का असली कारण है। ये टाइमलाइन हमें ठीक से बताती है कि चीजें कैसे बदलीं। 1945 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बना और 5 देशों को वीटो पावर मिल गई। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद लड़ाइयों का तरीका ही बदल गया। अब ये देशों के बीच के युद्ध नहीं रहे, बल्कि देशों के अंदर होने वाले बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिविल वॉर्स बन गए। इसके जवाब में 2005 में पीस बिल्डिंग कमीशन तो बनी, लेकिन वो बेचारी सिर्फ एक सलाह देने वाली संस्था बनकर रह गई। और इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है वीटो पावर। देखिए, यूएन चार्टर के आर्टिकल 27 के हिसाब से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये वो देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे। अब इनमें से कोई भी एक देश, सिर्फ एक देश, किसी भी बड़े फैसले को अकेले ही रोक सकता है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक देश भी राजी नहीं है तो पूरी दुनिया की कोशिशें सब बेकार। नतीजा, काउंसिल कुछ कर ही नहीं पाता, हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है। तो भाई, इसका इलाज क्या है? क्या इस डेडलॉक को तोड़ने का कोई रास्ता है भी? यहीं पर एक नई सोच, एक नया प्रस्ताव सामने आता है जो इस पुरानी अटकी हुई समस्या को शायद हल कर सकता है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव का ये जो कोट है ना, इसमें पूरी समस्या का सार छिपा है। वो कहती हैं कि यूएन सिस्टम संकट होने पर रिएक्ट करता है, बिल्कुल एक फायर ब्रिगेड की तरह जो आग लगने पर ही आती है। लेकिन शांति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो लगातार पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, वो ये नहीं दे पाता। ये बस एपिसोडिक है, मतलब जब कोई घटना होती है तभी एक्टिव होता है, लगातार नहीं। तो ये जो नया बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है, ये अलग कैसे है? चलिए एक तुलना करके देखते हैं। जहां सिक्योरिटी काउंसिल में P5 वीटो पावर है, इस बोर्ड में कोई वीटो नहीं होगा। काउंसिल का फोकस है संकट पर रिएक्ट करना, जबकि बोर्ड का फोकस होगा संकट को रोकना। काउंसिल जोर जबरदस्ती वाले एक्शन लेता है, जबकि ये बोर्ड पॉलिटिकल अकम्पनीमेंट यानी लंबे समय तक राजनीतिक साथ निभाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जनरल असेंबली को रिपोर्ट करेगा, जो इसे ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है। तो ये पॉलिटिकल अकम्पनीमेंट है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी मरीज को ऑपरेशन के बाद सिर्फ दवाई नहीं चाहिए होती, उसे फिजियोथेरेपी और डॉक्टर की लगातार देखरेख की जरूरत पड़ती है ना। ठीक उसी तरह इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसी शांति प्रक्रिया पर लगातार हाई लेवल पर
राजनीतिक नज़र रखेगा और सपोर्ट देगा ताकि वो समस्या दोबारा खड़ी ही ना हो, मतलब सिर्फ फौज भेजना नहीं बल्कि शांति को जड़ से मजबूत बनाना। और इसकी ज़रूरत कितनी है, ये आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, यूएन का जो पीस कीपिंग का पूरा बजट है, उसका कितना हिस्सा इन संकटों को संभालने में चला जाता होगा। जवाब है 90% से भी ज़्यादा। और ये पैसा सिर्फ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मिशनों पर खर्च हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संकट होने का इंतज़ार करने से कहीं बेहतर है कि उसे होने से ही रोक दिया जाए। लेकिन ये आइडिया जितना सुनने में अच्छा लगता है, इसकी राह उतनी ही मुश्किल है। इस सुधार के रास्ते में कई असली, आप कह सकते हैं, पहाड़ जैसी रुकावटें हैं। सबसे पहली चुनौती तो है राजनीतिक विरोध। P5 देश जिनके पास वीटो पावर है, वो भला क्यों चाहेंगे कि उनकी पावर कम हो, तो वो शायद ही ऐसे किसी बदलाव का समर्थन करें। दूसरा, इसके काम का पीस बिल्डिंग कमीशन जैसे दूसरे विभागों से टकराव हो सकता है, जिससे यूएन के अंदर ही कंफ्यूजन पैदा हो। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए यूएन चार्टर में बदलाव करना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी सुझाई गई है। पहला कदम, चार्टर में बदलाव करने की बजाय जनरल असेंबली के तहत इसकी छोटी सी शुरुआत की जाए ताकि इसका कॉन्सेप्ट प्रूव हो सके। दूसरा, इसका काम एकदम साफ हो, सिर्फ संकट को रोकना और लंबे समय तक सपोर्ट देना, सेना भेजने का काम नहीं। तीसरा, इसकी बनावट में दुनिया के सभी क्षेत्रों को जगह मिले, ये जरूरी है। और चौथा और आखिरी कदम, ये सिक्योरिटी यानी यूएनसी और डेवलपमेंट यानी इकोसॉक के बीच एक पुल की तरह काम करे। और अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबके लिए है, क्या एक नया विचार, एक नया आइडिया 75 साल पुराने इस पावर स्ट्रक्चर को सच में बदल सकता है? या क्या दुनिया की किस्मत में हमेशा इसी फ्लॉड सिस्टम पर निर्भर रहना लिखा है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।